सो हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा नेशनल इनकम का पार्ट 3 होगा बेसिकली। सो वील स्टार्ट विद इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। सर आपने तो सबसे पहले क्या कराया था? मैंने सबसे पहले फीचर्स कराए थे, नेशनल इनकम मीनिंग एंड डेफिनेशन आपको याद करा दिया था। नेक्स्ट हमने चालू किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, वो हो गया था। अब ये दो होने के बाद विल स्टार्ट विद थर्ड वन। सर बीच का जो मेथड्स ऑफ मेजर नेशनल इनकम, वो मैं एक सेपरेट वीडियो सिर्फ मेथड्स ऑफ मेजरिंग के ऊपर बनाऊंगा, वो आपको एक सेपरेटली बाद में देखना है। सबसे पहले हम लोग ऐसे टॉपिक कवर करेंगे जो वेरी मच इंपॉर्टेंट है। नो डाउट मेथड्स ऑफ मेजरिंग वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट उसको इंपॉर्टेंट एरिया इंपॉर्टेंट आंसर है, बट वो आपको सेपरेटली पढ़ोगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, तो हम सेपरेट वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग आज करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम कर लेंगे, और नेक्स्ट हम लोग करेंगे थियोरिटिकल डिफिकल्टीज एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। क्लियर है क्या? हम लोग ये अच्छे से पहले कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम ये क्वेश्चन आता है जनरली, ठीक है। अगर आप मतलब इसके आने के चांसेस ये है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल वाले क्वेश्चंस में से ये एक है। अब पेज नंबर 68 पे आपका ये क्वेश्चन होगा। अभी सर अगर इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम बोला तो कैसे लिखना है? सबसे पहले यू हैव टू राइट द मीनिंग, इतना छोटू सा मीनिंग है वो लिखना है। फिर डेफिनेशन, रोमन नंबर 1 अपने को करना है। समझो क्वेश्चन नंबर 2 आपको, मतलब समझो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछ लिया XYZ में, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा आपने, चलो अभी आप लिख रहे हो कि इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम का। सबसे पहले रोमन नंबर 1 देना है, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। फिर उसके नेक्स्ट आपको लिखना है रोमन नंबर 2, लिखना है डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। और अपने रोमन नंबर 3 देख के लिखना है फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। देन 1 2 3 4 5 करके ये सारे पॉइंटर्स आपको अच्छे से लिख देने। क्लियर है क्या? चलो हम इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, बहुत से प्रोफेसर ऐसा कर लेते हैं कि इसको मतलब अभी ज़्यादा बार नहीं पूछा गया है तुम लोग उसको कट कर दे। नहीं, ऐसा आप कोई भी सब्जेक्ट कट, कोई भी टॉपिक कट नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको ऐसा है कि कुछ भी पूछ सकते हैं, और इस चैप्टर का वेटेज इतना रखता है कि ये दिस माइट बी आस्क। सो वी डोंट वांट टू टेक रिस्क। एक ही बार एग्जाम आता है यार, बोर्ड एग्जाम, तो अच्छे से हम लोग दे के इसको निपटा ही देंगे। ठीक है, चलो अभी अपन करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। लेट्स स्टार्ट। अभी सर इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम मतलब क्या? सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम? सी, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, बेसिकली द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम कीप्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। वी नीड टू असर्टेन एक्चुअल मनी हमारी कंट्री में कितना है, जिसके बेसिस पे हमने लास्ट सेक्शन में भी देखा था फीचर्स वाले, फीचर्स वाले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग असर्टेन होता है कि कौन से कंट्री का कितना क्या है, ये प्रॉपरली इसमें बताया गया है। ठीक है, वन बाय वन वील हिट द पॉइंट्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। ठीक है, चलो चलते। अभी सबसे पहले फॉर द इकोनॉमी, नेशनल इनकम डेटा आर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इन प्रेजेंट टाइम्स द नेशनल इनकम डेटा रिगार्डेड एज अकाउंट्स ऑफ द इकोनॉमी। ध्यान से सुनो, मुझे बताओ नेशनल इनकम होता है, नेशनल इनकम उसको पूरा कैलकुलेशन करते हैं, हर एक सेक्टर से नेशनल इनकम आता है। मतलब सर आप समझो एक एग्रीकल्चरल सेक्टर है, ठीक है, फिर दूसरा है अपना फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, थर्ड है अपना समझो सर्विसेज सेक्टर में, फॉर एग्जांपल सर्विसेज सेक्टर में हेल्थ केयर आ गया, बैंकिंग आ गया, ये सारे सेक्टर्स है। ठीक है, ऐसे सारे सेक्टर्स से जो इनकम वो हर एक सेक्टर अपना कमाता है। ठीक है, द इनकम विच एवरी सेक्टर इज बिन अर्न इज टेकन इनटू टोटल व्हेन इट इज काउंटेड इन द नेशनल इनकम। जो टोटलिटी में हमारा अकाउंट्स बनता है, जो हमारे टोटलिटी में अकाउंट्स बनते हैं, अभी नेशनल इनकम हो गया। ठीक है, टोटलिटी में जो हमारा अकाउंट्स बना, मतलब टोटलिटी में हमारे जो अकाउंटेड पैसा है, मतलब हर एक सेक्टर से थोड़ा थोड़ा पैसा आया, एक अकाउंट बनता है, उस अकाउंट को बोलते हैं सोशल अकाउंट। ठीक है, मतलब क्या पूरी सोसाइटी का कितना पैसा आया, इन शॉर्ट नेशनल इनकम कितना हुआ। क्लियर है क्या? जो हर एक सेक्टर से आता है। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर से नहीं आता है, हर एक सेक्टर से कैलकुलेट होता है, इसलिए इसको कौन सा अकाउंट बोलते हैं? सोशल अकाउंट बोलते हैं। क्लियर है? देखो उधर उन्होंने क्या बोला है, नेशनल इनकम डेटा। नेशनल इनकम डेटा मतलब क्या? नेशनल इनकम का कैलकुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है, इन प्रेजेंट टाइम द नेशनल इनकम डेटा रिगार्डेड एज द अकाउंट्स ऑफ द इकोनॉमी विच टेल्स अस विच आर नोन एज सोशल अकाउंट्स। तो बेसिकली हर एक सेक्टर पैसा कमाता है, हर एक सेक्टर से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन आता है, और उस जब कंट्रीब्यूशन को इकट्ठे करते हैं तो हम लोग पता है ना कि हमारा भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो हम लोग उसका अकाउंट बनाते हैं। तो हमारा कौन सा होता है? पर्सनल अकाउंट होता है, बट ये पैसा पूरे देश का है, ये पैसा पूरे नेशन का है, ये पैसा पूरी इकोनॉमी का है, तो इसको हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं उसको बोलते हैं सोशल अकाउंट। क्लियर है क्या? इट टेल्स अस हाउ द एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम आउटपुट एंड प्रोडक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम द इनकम ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान से देखो, यही क्वेश्चन, यही मैं कब से आपको हाईलाइट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इट टेल्स अस, मतलब हमको बताता है हाउ द एग्रीगेट ऑफ नेशंस इनकम। एग्रीगेट ऑफ नेशंस इनकम मतलब क्या? सर ये एग्रीगेट इनकम मतलब क्या होता है? ये टोटल इनकम कैसे आया नेशनल इनकम का, जो ये फॉर द इकोनॉमी, मतलब ये नेशनल इनकम बताता है कि ये नेशनल मतलब ये एग्रीगेट पैसा कहाँ से आया। तो देखो रिजल्ट फ्रॉम द इनकम ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, बहुत लोगों के मतलब बहुत लोग हैं, समझो मिस्टर ए है, मिस्टर बी है,
मिस्टर ए बी को छोड़ो, आप हो, हम, ऐसे बहुत लोग हैं ऐसे इकोनॉमी में, ऐसे बहुत लोग हैं अपने कंट्री में। तो हर एक का जो इंडिविजुअल इनकम है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इंडिविजुअल इनकम को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। और जब सब लोगों की पर कैपिटा इनकम को इकट्ठे कर लेंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम यहाँ से आता है, कहाँ से आता है? इनकम ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल्स, प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रांजैक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये। प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज मतलब क्या? अब प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री मतलब क्या? हर एक इंडस्ट्री होती है। अभी एक होता है ना, एक कंपनी होती है तो उसको बोलते हैं फर्म। देखिए एक कंपनी है होती है तो उसको बोलते हैं फर्म। और वही समझो सीमेंट की एक ही कंपनी है, अंबुजा सीमेंट वाली कंपनी है, वैसे ही और 2-3 सीमेंट की कंपनी है, सो उनको इकट्ठे बोलेंगे इंडस्ट्री। समझ में है? एक ही अगर होगा ना, एक ही बिजनेस होगा, समझो एक ही अंबुजा सीमेंट वाला ही बिजनेस है, सीमेंट वाला, तो ऐसे और समझो और सीमेंट वाले हैं, जैसे बांगर सीमेंट, देन एसीसी सीमेंट, ऐसे बहुत से सीमेंट की कंपनी इकट्ठे, उनको बोलेंगे इंडस्ट्री। तो हर एक इंडस्ट्री अपना एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस बेचती है, वो सर्विस बेच के या फिर प्रोडक्ट बेच के कुछ पैसे कमाती है, और वो हर एक इंडस्ट्री से जो पैसा अकाउंट होता है, मतलब हर एक इंडस्ट्री जो पैसा कंट्रीब्यूट होता है, उसको गिनते हैं अपन नेशनल इनकम में। और हमारा जैसे एक पर्सनल अकाउंट बनता है, वैसे पूरे देश का एक अकाउंट बनता है, मतलब बेसिकली देश के इनकम कैलकुलेशन का एक अकाउंट बनता है, उसको बोलते हैं सोशल अकाउंट्स। क्लियर है क्या? होप आई एम क्लियर। सबसे पहले तो हमको क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर द इकोनॉमी, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन है, फिर नेशनल इनकम को असरटेन करना, फाइंड आउट करना क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर द इकोनॉमी। नेशनल इनकम डेटा are important for the economy of the country. National income data very important for the economy of the country. ठीक है, ये समझा? इन प्रेजेंट टाइम नेशनल इनकम डेटा रिगार्डेड एज अकाउंट्स ऑफ द इकोनॉमी। नेशनल इनकम अकाउंट्स ऑफ द इकोनॉमी बोला जाता है नेशनल इनकम डेटा को, मतलब वो डेटा से पता चलता है कि कंट्री में कितना पैसा है। क्लियर है? विच आर नोन एज सोशल अकाउंट। ये देखो, तुम्हारा पैसा नहीं है, फिर मेरा पैसा नहीं है, सबका पैसा है, इसलिए दैट्स द रीजन इट इज नोन एज सोशल अकाउंट्स. Moving ahead, so it further tells us how the national income has been aggregated, how the national income has been emerged. So it is basically from the product which is the industry been selling, फ्रॉम द, मतलब एक इंडस्ट्री अपना प्रोडक्ट बेच के जो पैसा कमाती है, वो अपनी सर्विसेज बेच के जो पैसा कमाती है वो, फिर हर एक इंडिविजुअल जो अपना कंट्रीब्यूशन देता है वो। क्लियर है क्या? तो दिस प्रकार, ये ऐसे प्रकार में ये अपन को फॉर द इकोनॉमी को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट बोला है एंड ट्रांजेक्शन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड सबको पता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर से हमको फॉरेन करेंसी आती है। यस सर, हम एक्सपोर्ट करते तो पैसा आता है, तो जो पैसा आता है वो भी हमारा ही पैसा हुआ ना, हमने यहाँ से हमारा गुड्स बेचा है, हमने यहाँ से हमारा गुड्स बेचा है, कुछ घुस रहा है। ठीक है, समझ रहा है क्या? चलो चलते जाते हैं आगे। अगर हम कोई भी गुड्स बेचते हैं, अगर हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आउटसाइड इंडिया, तो वहाँ से भी पैसा आएगा। तो जो पैसा आएगा कितना आएगा, कितने लेवल में आएगा, ये सब कैलकुलेशन में हमको पता चलता है जब हम लोग नेशनल इनकम का कैलकुलेशन प्रॉपर्ली करते हैं। समझ में आया? सो नेशनल इनकम कैलकुलेशन वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर द इकोनॉमी। नेशनल इनकम डेटा आर द इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। प्रेजेंट टाइम में नेशनल इनकम डेटा आर रिगार्डेड एज अकाउंट्स ऑफ द इकोनॉमी विच आर नोन एज सोशल अकाउंट्स। क्लियर है क्या? और बाद में बताते हैं कहाँ से टोटल इनकम आया है, कहाँ से। एग्रीगेट का मतलब होता है बच्चा टोटल, कहाँ से है? फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विसेज विच आर इंडस्ट्री सेल्स, फ्रॉम द इनकम ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल एंड फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड। फिर से एक बात बता दो, कहाँ से नेशनल इनकम आया है? सबसे पहले फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विसेज विच एन इंडिविजुअल सेल्स, इंडस्ट्री सेल। नेक्स्ट है एन इंडिविजुअल इनकम, डिफरेंट इंडिविजुअल की जो इनकम है वो। और थर्ड है फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम फॉर द इकोनॉमी वाला। नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसीज, वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, मार्केट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल पॉलिसीज वाला। हाँ, पहला पॉइंट आपको पूरा अच्छे से लिखना है, कभी भी याद रखना। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी अगर आप कट शॉर्ट बहुत कंटेंट बड़ा है, तो समय अगर ऐसे पॉइंटर्स में उसका आंसर दिया होगा, इफ द इलेबोरेशन और द एक्सटेंशन दिया है पूरे पॉइंटर्स में, तो सबसे पहले याद रखना कि पहला पॉइंट हमेशा अपने को पूरा लिखना होता है, सो दैट मॉडरेटर कैन अंडरस्टैंड कि इसका पूरा पॉइंट्स आते हैं। पहले एक या फिर पहले दो, ठीक है, पूरे पॉइंट लेने होते हैं, उसमें का कट शॉर्ट मत करो, सो दैट आप पहले से कट शॉर्ट करोगे तो आपका एक इंप्रेशन ही बन जाएगा कि इसको कुछ नहीं आता, ये सिर्फ कट शॉर्ट करके थोड़ा, फिर आपके ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले होंगे ना, तो कम हो जाएंगे। क्लियर है क्या? सो पहला पॉइंट कीप इट एज इट इज, उसमें कोई रेमिफिकेशंस ना करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेशनल पॉलिसीज इन नेशनल इनकम डेटा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल पॉलिसीज। अब ध्यान से सुनो, एक कंट्री को चलाने के लिए बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे एक हमारे स्कूल या फिर कॉलेजेस में इन ऑर्डर टू रन प्रॉपर्ली द फंक्शनिंग ऑफ अ कॉलेज और स्कूल और एनी कंपनी, देयर हैज़ बीन फॉर्म्ड द रूल्स एंड रेगुलेशन। सेम एज इट इज़ इन ऑर्डर टू रन द होल इकोनॉमी, some policies need to be framed, which Government of India frames from time to time. So these policies are being framed on the basis of the level of income we have.
ऑन द बेस ना हाउ द फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज इज रिलेटेड, मतलब ये नई पॉलिसीज बनाना और नेशनल इनकम कैसे रिलेटेड है सर, कैसे रिलेटेड है, क्या मतलब हाउ द रिलेशन इज बिंग स्पेसिफिकेटेड। बेसिकली आपको बताया जाएगा कि आपके पास कितना पैसा है, आपके देश में कितना पैसा आ रहा है, आपके देश में पहले कितना पैसा आ रहा था, मतलब देखो प्रीवियस ईयर का नेशनल इनकम का कैलकुलेशन आपके पास होगा, ये ईयर का, तो आपको दिख रहा है कुछ ना चेंजेस है, ये साल का कम हुआ, तो व्हाट माइट बी द रीज़न, व्हाट माइट बी द रीज़न। तो हमको नेशनल इनकम का पूरा हर एक एरिया में पता चलता है, ये साल का आउटपुट इतना है तो आउटपुट बेच के इतना पैसा है, ये साल का इंटरनेशनल ट्रेड इतना है, क्योंकि अकाउंट्स है ना बच्चा, मैंने ऊपर ही बताया ये सोशल अकाउंट्स है, तो अकाउंटिंग में अपन क्या करते हैं, डिटेल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्लियर है क्या। तो ये सब पता चलता है कि हम लोग कंपेयर कर पाते हैं कि प्रीवियस ईयर का परफॉर्मेंस ये ईयर का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर उनको कुछ दिखता है डेफिशिएंसी है, मतलब क्या समझो पिछले साल का 1000 करोड़ नेशनल इनकम था, ये साल का है 800 करोड़, तो 200 करोड़ का लॉस आ रहा है, मतलब 200 करोड़ का है ना डेफिशिएंसी आ गया है, 200 करोड़ का डेफिशिएंसी आ गया है, तो हम इसको रिकवर कैसे करेंगे, उस एरिया में देखेंगे कहाँ पे क्या हो गया। तो हम लोग देखेंगे आफ्टर फाइंडिंग आउट वी सॉ टू इट दैट इस एरिया में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गया, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की वहाँ पे ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है, तो हम एम्प्लॉयमेंट वाली पॉलिसी बनाएंगे। तब हमको पता चलता है कि अच्छा ये नेशनल इनकम से हमको इतना पता चला, मतलब ये पता चला कि इस एरिया में कुछ ना कुछ तो नीडेड चीज़ें हैं जो हमको करनी चाहिए, सो दैट हमारा नेशनल इनकम फिर से अप हो जाए। क्लियर है क्या। चलो, तो नेशनल इनकम एक बेसिस होता है, उसके वजह से हमको बहुत सी चीज़ें पता चलती है जिससे हम लोग पॉलिसीज़ फ्रेम कर पाएंगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। चलो एक बार पढ़ लेते और अच्छे से इसको दिमाग में बिठा लेते। नेशनल इनकम डेटा फॉर्म द बेसिस, देखो बेसिस है, बेसिस उसके बेस पे सारी पॉलिसीज बनाए जाते हैं। नेशनल इनकम का जो डेटा है ना वो बेसिस होता है, बेसिस उसके बेस के ऊपर, उसके दैट फॉर्म्स द बेसिस और दैट फॉर्म्स द ग्राउंड, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग क्या बना सकते हैं, कोई भी पॉलिसीज। तो नेशनल इनकम डेटा फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नेशनल पॉलिसीज, जस्ट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी देखो, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी क्या है, मैंने जैसे आपको अभी जस्ट एग्जाम्पल लेके बताया, समझो प्रीवियस ईयर में हमको 1000 करोड़ हमारा नेशनल इनकम था, करंट ईयर में हमारा इनकम है 800 करोड़, तो हमको पता चला इतना भाई कम क्यों आया, लास्ट ईयर से उल्टा बढ़ना चाहिए, कम क्यों हुआ। तो हमने देखा कि इस एरिया में समझो एग्रीकल्चर में ना एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गया, मतलब बहुत कम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर पे कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। समझा क्या, अगर समझा होगा तो एक थंब भेज देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जो भी चैप्टर अगर आपको जस्ट सेकंड में आपको थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जाके बात कर रहा हूँ, जो भी टॉपिक अगर आपको चाहिए होगा, बीट एसपी ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स, हाँ एसपी ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ। तो अगर जो भी आपको चाहिए होगा तो जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये टॉपिक चाहिए, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। जो भी मेजॉरिटी होगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई ट्राई टू मेक ऑन द, मतलब बनाऊंगा तो सारे जो आप बोलोगे वो सारे, मतलब जो भी कोई कमेंट करेगा उसके कमेंट के बेसिस पे वीडियो तो मिलेंगे आपको सारे, बट सीक्वेंस वही रहेगा, जो मेजॉरिटी बोलेंगे वो पहले सीक्वेंस में बनाया जाएगा। क्लियर है क्या। बट मेरा मोस्ट टारगेट रहेगा कि सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स मेरे साथ कर लो, मैं डेली एक लेक्चर डालूंगा, इट विल बी वेरी सफिशिएंट अगर आप इनको अच्छे से देख लेते हो। ये ऐसे टॉपिक्स है जो लोग छोड़ के जाते हैं, जो कि वेरी ईजी है बच्चा, बहुत ईजी है। पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं ना जो लोग छोड़ के जाते हैं, उनको तो सर नहीं हो रहा है, नहीं बच्चा ये बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। चलो सबसे पहले हमने कौन सा किया, फॉर द इकोनॉमी, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम फॉर द इकोनॉमी, मेरे साथ बोलते जाओ, फॉर द इकोनॉमी। पहला कौन सा था, फॉर द इकोनॉमी, नहीं सुना मैंने, फिर से फॉर द इकोनॉमी, पहला समझा फॉर द इकोनॉमी। नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट कौन सा था, देखो नेशनल पॉलिसीज, नेक्स्ट कौन सा था, नेशनल पॉलिसीज। तो कहाँ से कहाँ तक लिखना है, देखो नेशनल इनकम डेटा फॉर्म द बेसिस ऑफ नेशनल पॉलिसीज सच एज एग्रीकल्चर पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ तक ले लो, बस हो गया, बस यहाँ तक बहुत हो गया, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखो लास्ट लाइन में देखो, इधर 10 होगा, देखो सेम पॉइंट में 10 प्रॉपर मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू ब्रिंग द इकोनॉमी टू द राइट पाथ। देखा अभी हमको पता चला ना कि पिछले साल का 1000 करोड़ था नेशनल इनकम, ये साल का 800 करोड़ था, तो हम किसके वजह से पता चला, ये नेशनल इनकम के डेटा, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन की वजह से वी आर इन अ पोजीशन टू असर्टेन व्हाट वाज द एक्चुअल डेफिशिएंसी। हाँ, सो व्हाट वाज द एक्चुअल डेफिशिएंसी, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, तो हमको अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज क्रिएट करी हमने, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हम वहाँ पे अभी जो एरिया में बताए ना कि द एरिया विच रिक्वायर्स द फोकस, वी मेड द फोकस इन इट एंड वी फिक्स्ड एवरीथिंग करेक्ट, सो नाउ द इकोनॉमी इज ऑन द करेक्ट पाथ। समझ रहा है क्या, अभी इकोनॉमी करेक्ट पाथ पे आ गई ना, मतलब अभी एक अच्छे से प्रॉपर्ली चलेगी, इट विल बी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम में सबसे पहला पॉइंट कौन सा था, फॉर द इकोनॉमी। सेकंड कौन सा था, पॉलिसीज, ठीक है। चलो नेशनल पॉलिसीज, नेक्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है।
आपको पता है कोई भी चीज़ करने से पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं, ऑब्वियसली हम लोग पढ़ाई करने से प्लानिंग करते हैं और बाद में वो मतलब ऐसा सोचते हैं कि 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ाई करेंगे। सुबह उठ के जो मॉर्निंग लर्नर्स है 5 बजे से 7 बजे हम लोग पढ़ाई करेंगे। वो बात अलग है, हम लोग 5 बजे पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, करेक्ट, मुझे पता है 5 बजे बैठ जाते हो, 5 को आपका पढ़ाई खत्म हो जाता है, बराबर है ना। हाँ, तो इकोनॉमिक प्लानिंग पूरा 5 मिनट पढ़ा सर हमने, आपको क्या लग रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग, फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग डेटा पर्टेनिंग टू नेशनल इनकम इज वेरी एसेंशियल। अब ध्यान से सुनो, अभी हम लोग कोई भी थोड़ा छोटा भी काम करें, हम लोग पढ़ाई के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, तो सोचो पूरा देश चलाना है, उसके लिए प्लानिंग की जरूरत नहीं होगी ना। अरे बाबा, अटमोस्ट लेवल ऑफ इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग करना। तो इकोनॉमी की प्लानिंग, पूरी इकोनॉमी की कैसी प्लानिंग की जाती है, वो किस बेसिस पे होती है, ऑब्वियसली इकोनॉमी बोला है तो पैसे से रिलेटेड होगा, तो नेशनल इनकम तो उसमें ज़्यादा ही इट विल कीप मच ऑफ इंपॉर्टेंस व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। चलो, फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग डेटा पर्टेनिंग टू नेशनल इनकम इज़ वेरी एसेंशियल। वेरी एसेंशियल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम लोग को इकोनॉमिक प्लानिंग, पूरी इकोनॉमी की प्लानिंग करनी होती है, इकोनॉमी की पूरी प्लानिंग करनी होती है, तो नेशनल इनकम डेटा कीप्स अटमोस्ट लेवल इंपॉर्टेंस, दैट इज वेरी असेंशियल डेटा हो जाता है वो। उसके बेसिस पे हम लोग सारी प्लानिंग को आगे करते हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, समझा। सो व्हेन द इकोनॉमिक प्लानिंग इज बिन डन, नेशनल इनकम डेटा कीप्स अटमोस्ट लेवल इंपॉर्टेंस। क्लियर है, चलो। दिस इनको डेटा रिलेटेड टू कंट्रीज ग्रॉस इनकम, आपको समझता है ग्रॉस इनकम मतलब क्या होता है। ग्रॉस इनकम मतलब उसको नेट पे लाने से पहले, ठीक है, हमको टोटली इतना पैसा, मतलब टोटल हमको समझो। फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। समझो आप कुछ चीज़ें बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर सेलिंग ग्रोसरी, ठीक है, ग्रोसरी, ओके, यू आर सेलिंग, समझो आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, एक्स प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। वो ऐसे सा एक एक्स प्रोडक्ट है, समझो 10 रुपीज़ का, ठीक है। ऐसे आपने 100 प्रोडक्ट बेचे, तो 100 प्रोडक्ट बेच के आपने कितने कमाया, आपने 1000 रुपीज़ का, हाँ, 100 इंटू 10 किया आपने, तो 1000 रुपीज़ आपने कमाया। अभी आपको ना बहुत और खर्चे होते हैं, उसको आपने माइनस नहीं किया, तो माइनस करने से पहले तो ये ग्रॉस सेल्स हुआ, आपने सेल्स करके टोटल कितना पैसा कमाया, 1000 रुपया कमाया। अब और भी चीज़ें जिसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस नहीं की, तो माइनस करने से पहले जो आपका पैसा है ना, सिर्फ सेल्स का पैसा, सिर्फ माल बेच के जितना आपने पैसा कमाया, माल बेच के जितना आपने सिर्फ पैसा कमाया, ठीक है, माल बेच के जितना आपने पैसा कमाया उसको बोलेंगे ग्रॉस इनकम। अगर उसमें से आप प्रॉफिट माइनस करने के लिए पूरा कॉस्ट माइनस करोगे, सेल्स में से पूरा कॉस्ट माइनस करोगे, जो आपके हाथ में रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी प्रॉफिट। तो हमको प्रॉफिट तो देखना ही नहीं है, हमको ग्रॉस इनकम देखनी है। समझो आपने एक्स प्रोडक्ट बनाया, उसको एक प्रोडक्ट प्रति 10 रुपये में बेचा, और ऐसे आपने 100 क्वांटिटी बेचा, तो टोटल कितना आपको पैसा मिला, 1000 रुपये मिला, जो एक ग्रॉस। हमने कुछ माइनस किया उसमें से नहीं, कॉस्ट 1 रुपये भी माइनस नहीं किया। तो जो हमको सिर्फ माल बेच के जितना पैसा आया ना, हमारा प्रॉफिट नहीं है बच्चा, माइंड यू, ये जस्ट हमको एक प्रोडक्ट बेच के बस पैसा आया है, ठीक है। तो जो आपको 1000 रुपये आया है ना, दैट इज कंसिडर्ड एज ग्रॉस इनकम। क्लियर है क्या। चलो, तो इकोनॉमिक प्लानिंग जब भी होगा, नेशनल इनकम का डेटा इज वेरी एसेंशियल। सो दिस इनकोड, अभी उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि ग्रॉस इनकम ऑफ द पूरे कंट्री की ग्रॉस इनकम कितनी है, फिर आउटपुट सेविंग कितना, आउटपुट कितना है, सेविंग कितना है। आपको पता है सेविंग कैसे होता है। अब देखो, आउटपुट सेविंग ऑब्वियसली सबको पता होगा, अपन फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल लेवल पे सेविंग तो करते ही होंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स, अभी देखो कंट्री का इतना इनकम हुआ, उसमें से कंट्री ने क्या किया, हर एक सेक्टर में, पता है ना, हर साल हमारा बजट बनता है, तो हर एक सेक्टर में थोड़ा पैसा हमने लगा दिया, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और दूसरा होता है, नेक्स्ट होता है सेविंग। अभी जितना हमारा समझो 1000 करोड़ हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका उतना पैसा मतलब समझो खर्चा कर दिया, ठीक है। 1000 करोड़ में से 950 करोड़ तो खर्चा कर दिया, सब सेक्टर में थोड़ा लगा दिया, और 50 करोड़ रिजर्व्स में रखा है। जस्ट अ रफ एग्जांपल है, इससे भी ज़्यादा बड़े अमाउंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो 50 करोड़ जो साइड में रखा है ना, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज सेविंग्स, समझा। इट इज कॉल्ड एज नेशनल सेविंग, क्योंकि हमारे पूरे देश का सेविंग बन गया ना वो, नहीं समझा आपको, क्लियर है क्या। चलो, सो समझा इधर तक, आपको आउटपुट समझा, अभी देश का कितना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन किया वो आउटपुट हो गया, फिर नेक्स्ट सेविंग समझा, फिर इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो ये पॉइंट आपको पूरा करना है। जब भी बात आ गई इकोनॉमिक प्लानिंग की, तो नेशनल इनकम डेटा विल कीप अटमोस्ट लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस। आई होप यू गाइज आर वेरी क्लियर इट। अगर समझा होगा तो ये थंब को उधर ऐसे एक बटन होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे थंब बटन को वहाँ पे क्लिक कर देना। क्लियर है क्या। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, ठीक है। समझ लो पहले कंसेप्ट को, ठीक है। चलो, अभी नेक्स्ट, सबसे पहले हमारा पॉइंट कौन सा हुआ, नेशनल इनकम का इंपॉर्टेंस फॉर द इकोनॉमी, सेकंड नेशनल पॉलिसी, और थर्ड कौन सा था, इकोनॉमिक प्लानिंग। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। चलो, अभी नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिसर्च।
अभी जब भी आप रिसर्च करते हो, मुझे बताओ, आप रिसर्च करने से पहले एक एरिया सिलेक्ट करते हो जिस एरिया में आपको रिसर्च करना है। तो उस रिसर्च करने के लिए कुछ बेसिस चाहिए रहते हैं, कुछ ग्राउंड्स चाहिए रहते हैं, कुछ बोलते हैं ना कि सम फैक्ट्स नीडेड टू इन ऑर्डर टू रिसर्च इन द पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर फील्ड, सो विदाउट विच यू कैन नॉट फंक्शन, ओके, विदाउट विच योर रिसर्च विल बी वेस्ट। And before doing research you have some predetermined objectives on the basis of which you conduct research. I hope I'm very clear about it. So basically, in order to conduct research, you require some kind of facts, you can require some kind of grounds why the purpose you are being conducted for the purpose of research. मतलब research आप कर ही क्यों रहे हो, उसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ही ना, कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा ना। सो क्या होता है वो, हाउ डज इट इज रिलेटेड टू नेशनल इनकम नाउ, लेट्स गो एंड हिट इट। ठीक है, चलो। इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल इनकम डेटा आर ऑल्सो यूज बाय रिसर्च स्कॉलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी इधर ध्यान से लुको, उधर है ना इकोनॉमिक स्कॉलर्स बोला है। इकोनॉमिक स्कॉलर मतलब बेसिकली बोलते हैं इकोनॉमिस्ट, जो होते हैं एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट होते हैं, एक होते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट होते हैं। ये जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, ये इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। ऑब्वियसली जो पता है ना लॉ ऑफ डिमांड जैसा, वो भी एक रिसर्च करके ही लॉ है। उन्होंने पता है ना सर रॉबर्ट गिफिन ने बिहेवियर देखा था ब्रेड का और मिंट, कुछ पता है ऐसा ऐसा कुछ खोपड़ी में एक्सेप्शन में, पता है ना गिफिन पैराडॉक्स, उसमें वो है ना सर रॉबर्ट गिफिन ऑब्जर्व द बिहेवियर इन द किधर यूके में, मतलब वही इंग्लैंड में, किसका, ब्रेड का और मीट का, याद है कुछ? हाँ, तो वैसा उन्होंने रिसर्च करके बाद में ये कंक्लूजन पे पहुंचे थे। ठीक है, तो वैसा ही जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं या फिर बोलते हैं ना कि इकोनॉमिक स्कॉलर्स होते हैं, उनको ना नेशनल इनकम का डेटा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उस डेटा के बेसिस पे उसके जड़ तक जाके वो कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं और दे कंडक्ट सम काइंड ऑफ रिजल्ट्स and they bring about some results on the basis of which they publish their theories. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, नेशनल इनकम डेटा आर ऑल्सो यूज बाय रिसर्च स्कॉलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। दे मेक यूज ऑफ वेरियस डेटा ऑफ कंट्रीज इनपुट। देखो कंट्री में कितना इनपुट आया, आउटपुट बनाने के लिए एक इनपुट चाहिए होता है। तो कंट्री में इनपुट कितना है, आउटपुट कितना है, कंट्री का इनकम कितना है, कंट्री का सेविंग कितना है, कंट्री का कंजम्पशन कितना है, ये पूरा डेटा उनको बहुत चाहिए होता है। ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कंडक्ट द रिसर्च। मैंने पहले ही आपको बताया था कि रिसर्च करने के लिए वी रिक्वायर सम इनपुट्स, वी रिक्वायर सम ग्राउंड्स और रिक्वायर सम बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन कंडक्ट रिसर्च। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, अगर आपके पास कोई पर्पस नहीं होगा, अगर आपके पास कोई रिसर्च करने के लिए कोई भी बोलते हैं ना कि फैक्ट्स नहीं होंगे, सो ऑन द व्हाट बेसिस यू विल कंडक्ट योर रिसर्च। तो नेशनल इनकम डेटा है वेरी इंपॉर्टेंट क्या आपको रिसर्च करने के लिए। अरे कुछ समझ रहा है, इधर इधर कुछ जा रहा है, ऐसे हाथ रखो, अगर यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से बाहर ना आ जाए, समझा क्या? चलो, अभी नेशनल इनकम डेटा आर यूज बाय द रिसर्च स्कॉलर्स फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। उनको क्या क्या लगता है, इनपुट, कंट्रीज इनपुट, आउटपुट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, कंजम्पशन। समझ में आया क्या? चलो, तो ये पॉइंट कहाँ तक लेना है सर, एम्प्लॉयमेंट तक लेना है, एम्प्लॉयमेंट तक लेना है। ठीक है, इकोनॉमिक रिसर्च था, समझा अभी? चलो, तो इकोनॉमिक रिसर्च वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अभी इंपॉर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट कौन सा था, फॉर द इकोनॉमी। सेकंड कौन सा था, नेशनल पॉलिसीज। थर्ड कौन सा था, इकोनॉमिक प्लानिंग था। फिर बाद में ये इकोनॉमिक रिसर्च था। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट द 4 पॉइंट्स। ठीक है, समझा क्या? एक बार देख लो इनको। ठीक है, देख के फिर ये वीडियो पॉज कर देना, एक बार इनको देख लेना, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है क्या? चलो, अभी कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और वेरी इजी, बहुत इजी पॉइंट है, बहुत इजी पॉइंट है। हाँ, अभी कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी मुझे बताओ, हम हर साल का नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं क्या? हम एक इकलौती कंट्री है जो नेशनल इनकम देखते हैं? नहीं, एवरी कंट्री कैलकुलेट्स इट्स इनकम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इनपुट। मतलब उनके पास जो उनके कंट्री का जो भी डेटा होता है, हर एक कंट्री अपने कंट्री का क्या करती है, खुद के मतलब सेल्फ कंट्री, मतलब बहुत से कंट्रीज़ हैं ना, तो अपने अपने कंट्री का वो लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। जैसे इंडिया करती है, फिर चाइना, जापान, ठीक है, अमेरिका, बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ है जो, बहुत क्या सारी कंट्रीज़ है जो अपना नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है। अब जो बोल रहा हूँ ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी इस कंट्री का इतना, मतलब हर एक कंट्री का अपना अपना नेशनल इनकम का एक अमाउंट बनेगा, तो हम हमारे कंट्री का नेशनल इनकम का अमाउंट दूसरे कंट्री के नेशनल इनकम के अमाउंट से कंपेयर कर पाएंगे, तो पता चलेगा ना कि ये कंट्री के जो नेशनल इनकम है, तो इसके बेसिस से पता लगाया जा सकता है कि इधर जो लेते हैं ना द सिटीजन्स विच लिव इन अ स्पेसिफिक कंट्री, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है और हमारी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। सो नेशनल इनकम है ना,
सॉरी कंपैरिजन में बहुत हेल्प करता है। जो नेशनल इनकम का जो डेटा है ना, इट हेल्प्स अस इन अ कंपैरिजन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन्स लिविंग इन अ स्पेसिफाइड कंट्री, जिसके साथ हम हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं। समझा, एक्स वाई जेड, समझा 3 कंट्री है, तीनों कंट्री का कुछ कुछ अमाउंट है, किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, तो इससे पता चलेगा जिसका ज़्यादा है तो उस जो कंट्री में सिटीजन्स हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छे लेवल वाला है, और जिसका सबसे कम है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग माइट बी डिटोरिएटेड वाला है, मतलब इन्फीरियर वाला है। क्लियर है क्या? तो नेशनल इनकम हेल्प करता है इन कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंट्रीज। क्लियर है? इवन ये भी पता चलता है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कैसे हुआ है। किसी को पता चला मैं क्या बोलने वाला हूँ? चलो मैं बताता हूँ इंप्रूव कैसे हुआ। मतलब समझो पिछले 5 साल का अगर हम लोग नेशनल इनकम का डेटा, ऑब्वियसली हमने कैलकुलेशन किया है तो हमारे पास उसका डेटा रहेगा ना, तो पिछले 5 साल का हम लोग देखते हैं तो ओवर द ईयर्स अगर हमारा नेशनल इनकम बढ़ते जा रहा है, सो इट इज़ गुड, इट इज़ एन अलार्मिंग सेक्शन फॉर अस, कि हमारे लिए भाई अच्छी बात है, हमारा बढ़ते ही जा रहा है क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी तरीके से। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। ठीक है, समझो आपको? चलो, comparison of standard of living. The national income data helps us to compare the standard of living of the people in different countries and people living in the same country at different times. देखो दोनों पता है, XYZ कंट्री, एक कंट्री का इतना है, समझो एक कंट्री का 1000 करोड़ है, दूसरे कंट्री का 2000 करोड़ है, तीसरे कंट्री का 500 करोड़ है। तो इतना पता चलता है कि जो थर्ड वाली कंट्री है वो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दोनों के कंपैरिजन में तो कुछ नहीं होगा, मतलब इट माई ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी डिटोरिएटेड। क्यों? क्योंकि इनका नेशनल इनकम ही देख लो ना कैसे है। समझ में है? ये 2 कंट्री में भी बी वाले कंट्री का है, मतलब जो सेकंड वाला था जिसका 2000 करोड़ था, उसका तो अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एकदम रिच स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वहाँ उनके सिटीजन्स का मैक्सिमम लेवल पे, और ये वाला तो बेसिकली हाँ चलेगा, मतलब बोलते हैं ना कि मीडियम लेवल वाला होगा। क्लियर है? और जब हम लोग अब हमारी कंट्री का, खुद की कंट्री का, इंडिया का ही देख ले तो ओवर द ईयर्स हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा ही है, अगर हम लोग उसको पिछले साल का डेटा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो। क्लियर है क्या? द डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट टाइम लेवल्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? कुछ घुस रहा है आपके दिमाग में? तो ये था कंपैरिजन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। छोटू सा पॉइंट है, मार्किंग मांगना मत वरना गुच्छा मारेगा तेरे को, पूरा ये पॉइंट ले लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स। हाँ, ये अगर तुम लोग बेसिकली अगर पॉइंट स्किप भी करोगे ना चल जाएगा, मतलब मुझे इतना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 पॉइंट इज इनफ, क्योंकि आपको 4 मार्क का शॉर्ट नोट्स आता है। ऐसे तो मैं कभी भी बोलता नहीं कुछ भी स्किप करने के लिए, बट ये पॉइंट इज़ ओके, आप इसको पॉइंट को स्किप कर सकते हो। डिस्पैरिटीज़ के बारे में बात करिए कि किसको कितना इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी होती है, इक्वालिटी होती है, वो वाला। ठीक है, ये पॉइंट को अब आप टोटली स्किप कर सकते हो। हाँ चलो, अभी हमारा सबसे पहले इंपॉर्टेंस हो चुका है, एक बार अपन उसको रिवाइज अप कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट को, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम आया, पहले सुन लो कैसे लिखना है। मीनिंग लिखना है, रोमन नंबर 1 मीनिंग, सेकंड डेफिनेशन, थर्ड फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, 1 2 3 4 5 जो भी पॉइंट है। उसके बाद हेंस आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, ये हेंस वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, इसको कंक्लूडिंग लाइन बोलते हैं। लेकिन अब अगर आपको पूरा मार्क्स चाहिए, अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो आप लिखो, ठीक है, अगर नहीं भी चाहिए तो भी लिख दो यार, मार्क्स मिल जाएंगे खाली फुकट में। चलो खाली फुकट मतलब आपने जो मेहनत करी तो आपको उसका इनपुट मिल के रहेगा। ठीक है, देखो अभी यही टाइम है, अभी ही, बाद में रोना क्या है, मतलब आई डोंट नो, मतलब मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है कि रिजल्ट आने के बाद रोते हैं। डोंट करा है, अभी रोने से थोड़ी परसेंटेज चेंज होने वाला है। अभी रोना है, अभी रो रो के पढ़ाई कर लो, नहीं हो रहा है ना, उठो करो, अभी रो रो के पढ़ाई कर लो, बाद में रो के कुछ मतलब नहीं है, टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली। ठीक है, अभी जितनी मेहनत करना है कर लो। ठीक है, चलो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? फॉर द इकोनॉमी। नेक्स्ट कौन सा है? नेशनल पॉलिसीज। तीसरा कौन सा? इकोनॉमिक प्लानिंग। चौथा कौन सा? इकोनॉमिक रिसर्च। और लास्ट कौन सा? कंपैरिजन स्टैंडर्ड लिविंग। एक और बार, फॉर द इकोनॉमी, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम फॉर द इकोनॉमी, सेकंड नेशनल पॉलिसीज, फिर इकोनॉमिक प्लानिंग, फिर इकोनॉमिक रिसर्च एंड कंपैरिजन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक और बार, फॉर द इकोनॉमी, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा? नेशनल पॉलिसीज, नेक्स्ट कौन सा? इकोनॉमिक प्लानिंग, नेक्स्ट कौन सा? इकोनॉमिक रिसर्च, और पांचवा कौन सा? कंपैरिजन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्लियर है क्या? एक और बार करते हैं क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ, मेरे साथ बोलते जाओ तभी ये इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट, अदरवाइज वाइप आउट हो जाएगा दिमाग से। फिर अच्छे से बोलते बोलते जाओ। सबसे पहले कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम है? फॉर द इकोनॉमी। नेक्स्ट कौन सा? नेशनल पॉलिसीज। बाद में कौन सा? इकोनॉमिक प्लानिंग। बाद में कौन सा? इकोनॉमिक रिसर्च। और बाद में कौन सा? कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट है कंपैरिजन, उसका मार्किंग देख लो अगर आपने प्रॉपर्ली किया है कि नहीं। फॉर द इकोनॉमी जो पहला पॉइंट है उसमें कहाँ तक आपको लेना है? पूरा पॉइंट लेना है। फिर नेक्स्ट में आपको लेना है एग्रीकल्चर पॉलिसी तक ही, और लास्ट में देखो 10 प्रॉपर मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड, उसी पॉइंट में 10 प्रॉपर से राइट पाथ तक, वो उतना लेना है। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग में आपको लेना था पूरा वाला, फिर इकोनॉमिक रिसर्च में आपको लेना है एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा तक, और बाद में कंपैरिजन स्टैंडर्ड लिविंग पूरा पॉइंट। ठीक है, छठा पॉइंट आपको नहीं करना है। क्लियर है क्या? चलो हम आगे बढ़ते हैं, और अभी हम लोग जो कंसेप्ट करने वाले हैं दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इन दोनों में से आप पिछले पेपर देख ही लो, दोनों में से एक आता ही है,
जनरली इट इज़ बिंग द बिहेवियर, सॉरी ये बिहेवियर देखा ही गया पेपर का कि ये वन ऑफ द मोस्ट बोलते हैं ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में से फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द मॉडरेटर बन जाते हैं, थियोरेटिकल डिफिकल्टीज़ और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज़। ठीक है, थियोरेटिकल डिफिकल्टीज़ को कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज़ भी बोला गया है और प्रैक्टिकल को स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टीज़ भी बोला गया है। क्लियर है क्या? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे।